वाणी कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दीदी निधि दत्त भारद्वाज। तो भाई आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अपने फेवरेट प्रोग्राम का। तो भाई कार्यक्रम में आज क्या क्या खास आएगा? तो भाई आज के कार्यक्रम में है मीना की कहानी, जो कि है आप सभी को पसंद। मीना की कहानी में आज आप सुनेंगे सबसे बड़ा इंसान। उसके बाद कार्यक्रम में हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विषय हिंदी वसंत द्वितीय का पाठ 2 दादी माँ। और हमारे इस पाठ के अध्यापक होंगे प्रवीण श्रीमाली, समीक्षक होंगी अंजना जैन। उसके बाद कार्यक्रम में हम सुनेंगे कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान में भूगोल का पाठ 1 संसाधन और विकास। हमारी अध्यापिका होंगी सीता भोंजिया और हमारे समीक्षक होंगे अनुराग मेड़तवाल। तो भाई सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मीना की कहानी से, जिसमें हम सुनेंगे सबसे बड़ा इंसान। मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके हो, पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता भिन्ना हो, पहाड़े या हो गिनना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। नमस्ते दोस्तों, माफ करना आज खाना जरा ज्यादा खा लिया। वो हुआ यूं कि मेरी बुआ जी शहर से आई हुई हैं। आज उन्होंने इतना स्वाद खाना बनाया कि मुझे तो अपने स्कूल में मिलने वाले खाने की याद आ गई। बस मजे मजे में ज्यादा खा गया। चलो ये तो हुई खाने की बात, अब मिलते हैं अपनी प्यारी मीना से। लेकिन ये मीना है कहाँ? लो वो रही मीना। ये सुनील से क्या बात कर रही है, जरा सुने तो। आज खाना खा के तो मजा आ गया मीना। हाँ दीपू, दलिया सच में बहुत स्वादिष्ट था। आज अगर सुमी स्कूल आई होती तो दलिया खा के बहुत खुश होती। उसे बहुत पसंद है दलिया। तभी तो मैंने रामू काका से कहकर सुमी का हिस्सा भी खा लिया था। तुम तो रोज ही किसी न किसी बच्चे के हिस्से का खाना खा जाते हो सुनील। चले दीपू? हाँ चलो चलो मीना। कहाँ? ओह, हम तुम्हें बताना भूल गए थे मीना, आज हमारा मुकाबला है। मुकाबला? मीना, अपने स्कूल के पीछे जो 2 ऊंचे वाले पेड़ है ना, हाँ, उन पे चढ़ने का मुकाबला है दीपू और मेरा। तुम भी चलो ना। पेड़ पे चढ़ो ना। नहीं सुनील, मैं पहले सुमी के घर जाके उसको आज के पाठ के बारे में बताऊंगी। पता नहीं वो आज स्कूल क्यों नहीं आई। तुम लोग जाओ। चलो मिट्ठू। ओहो, ये दोनों पेड़ तो सचमुच बहुत ऊंचे हैं। अच्छा, दीपू और सुनील के दोस्त वहाँ पहले से ही आए हुए हैं। चलो हम भी चलते हैं। दोस्तों, आज पेड़ पे चढ़ने के इस मुकाबले में दीपू और सुनील में से जो भी जीतेगा उसका मुकाबला आज से ठीक 10 दिन बाद 7 वाले गांव के रमेश से होगा, यही स्कूल की छुट्टी के बाद। दीपू, सुनील, मेरे सीटी बजाते ही तुम दोनों इन पेड़ों पे चढ़ोगे। जो सबसे पहले ऊपर वाली डाल को छुएगा वो ही इस मुकाबले का विजेता होगा। दीपू, दीपू, सुनील, सुनील, दीपू, दीपू, सुनील, सुनील। इस मुकाबले का विजेता है सुनील। सुनील, 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 सुनील। भाई वाह, जिस तेजी से सुनील पेड़ पर चढ़ा उसे देख के तो लगता है कि 10 दिन बाद वाले मुकाबले में भी वही जीतेगा। और अगले दिन स्कूल की आधी छुट्टी के समय सुनील सबसे पहले खाने के लिए भागा। चलो खाना खाएंगे। अरे ये क्या? बहन जी, रामू काका कहाँ गए? आज बहन जी खाना खिलाएंगी। चलो बहन जी से पूछते हैं। आओ आओ बच्चों, साबुन से हाथ धोए ना सबने? जी बहन जी, लेकिन आप
रामू काका कहाँ है बहन जी? रामू काका की तबीयत अचानक खराब हो गई है। नर्स बहन जी ने उन्हें 10-15 दिनों तक आराम करने को कहा है। 10-15 दिन? फिर हमें रोज खाना कौन खिलाएगा? मैं खिलाऊंगी बच्चों। सिर्फ 1 दिन की बात है बच्चों। कल रामू काका की जगह एक नया रसोइया आ रहा है। चलो अब जल्दी से खाना खा लो। और अगले दिन फिर से आधी छुट्टी होते ही सुनील सबसे पहले खाना खाने के लिए भागा। अरे ये क्या, सुनील खाने तक जाते जाते रुक क्यों गया? और ये तो वापस मुड़ गया। आखिर बात क्या है? अरे सुनील, क्या हुआ? तुम वापस क्यों जा रहे हो? मुझे भूख नहीं है मीना। तुम्हें भूख नहीं है? भागे तो सबसे पहले थे खाना खाने। मुझे सच में भूख नहीं है। लेकिन सुनील, ये तो वापस कक्षा में चला गया। चलो सुमी, हम तो खाना खाते हैं। अरे ये कौन है मीना? मेरा नाम शंभू है बच्चों। जब तक रामू काका ठीक नहीं हो जाते, मैं तुम सबको खाना खिलाऊंगा। और हम आपको कहेंगे शंभू काका। ठीक है, ये लो खाना खाओ। और उस दिन से सुनील ने स्कूल में मिलने वाला खाना खाना बंद कर दिया। पता नहीं सुनील को अचानक हुआ क्या है, आजकल वो काफी सुस्त भी रहने लग गया है। अरे याद आया, आज तो सुनील और रमेश का मुकाबला है। चलो जल्दी चलो। दोस्तों, आज पेड़ पे चढ़ने का मुकाबला है सुनील और रमेश के बीच में। सुनील, सुनील, रमेश, रमेश, सुनील, सुनील, रमेश। सुनील और रमेश तेजी से पेड़ पर चढ़ते हुए। अरे सुनील बार बार एक हाथ से अपना सर क्यों दबा रहा है? अरे सुनील, सुनील, ये क्या? लगता है सुनील को चक्कर आ गया और वो सबसे ऊंची डाल पर लटका हुआ है। ओहो, सुनील, मैं भाग के बहन जी को बुला के लाती हूँ। ठीक है मीना। सुनील, दोनों हाथों से डाल को पकड़ने की कोशिश करो। क्या हुआ सुमी? शंभू काका, वो देखिए सुनील। सुनील बेटा, फिक्र मत करना, मैं आ रहा हूँ। अरे शंभू काका कितनी तेजी से पेड़ पर चढ़ गए। लाओ सुनील, अपना हाथ दो। अरे सुनील शंभू काका की तरफ अपना हाथ क्यों नहीं बढ़ा रहा? हाथ दो सुनील। शंभू काका को अपना हाथ दो सुनील, वरना नीचे गिर जाओगे। आखिर सुनील ने हिचकिचाते हुए शंभू काका की तरफ अपना हाथ बढ़ा ही दिया। हाँ, बस बस। लो भाई, शंभू काका का हाथ पकड़ के सुनील पेड़ से नीचे उतर आया। मीना भी अपनी बहन जी के साथ वहाँ भागती हुई पहुँच गई। देखिए बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद शंभू काका। अगर आज आप नहीं होते तो। सुनील, जब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर ये खतरनाक खेल खेलने की क्या जरूरत थी? बहन जी, पता नहीं अचानक से मुझे चक्कर आया और मेरा हाथ छूट गया। मुझे पता है बहन जी कि सुनील को चक्कर क्यों आया। जब से शंभू काका आए हैं, सुनील स्कूल में खाना नहीं खा रहा। क्या? लेकिन सुनील, तुम्हें तो स्कूल का खाना बहुत अच्छा लगता था। बोलो, चुप क्यों हो? मुझे पता है बहन जी कि सुनील चुप क्यों है। सुनील, कहीं तुम भी अपने पिताजी की तरह मेरी जात की वजह से तो। मुझे माफ कर दीजिए शंभू काका। आज से मैं कभी भी किसी को भी छोटा बड़ा नहीं समझूंगा। मुझे माफ कर दीजिए शंभू काका, माफ कर दीजिए। और अगले दिन आधी छुट्टी के वक्त। अरे सुनील आज भी खाना खाने नहीं आया। मैं यहाँ हूँ मीना, शंभू काका के साथ। पहले मैं शंभू काका की मदद करूँगा और फिर बाद में मजे से उनके साथ अपना खाना खाऊंगा। भाई वाह, थोड़ी देर से ही सही, लेकिन सुनील को ये बात पता लग गई कि मनुष्य की एक ही जात होती है और वो है मानवता। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अब देखते हैं कि मीना और मिट्ठू क्या नया कर रहे हैं। चुस्त बनो, तंदुरुस्त बनो और बात ये भूल न जाना। स्कूल में मिलने वाला खाना तुम सब मजे से खाना। अरे वाह मिट्ठू, ये तो अपनी नई कविता बन गई। वाह, क्या खूब कविता लिखी है मीना और मिट्ठू ने। चलो अब सुनते हैं एक मजेदार गाना।
सुनना तो बड़ा मजेदार था। अब वक्त है खेलने का। आओ देखें मीना की बहन जी आज अपनी क्लास में बच्चों के साथ कौन सा खेल खेल रही हैं। प्यारे बच्चों, आज हम खेलेंगे कड़ियाँ जोड़ पहेली तोड़। पहली कड़ी, जितना बांटो बढ़ता जाए। अरे ऐसा क्या हो सकता है? जितना बांटो बढ़ता जाए? क्या होगा? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। ये पहेली तो बहुत मुश्किल है बहन जी। अरे मोनू, पहले पूरी पहेली तो सुन लो। शुरू से पूछती हूँ। पहली कड़ी, जितना बांटो बढ़ता जाए। दूसरी कड़ी, कोई इसे चुरा ना पाए। कोई इसे चुरा ना पाए? ऐसी कौन सी चीज है जो चोरी नहीं हो सकती? सर के बाल? अच्छा, सर के बाल भी कभी चोरी होते हैं क्या? फिर क्या होगा? तीसरी कड़ी पूछते हैं। हाँ, तीसरी कड़ी बताइए ना बहन जी। तीसरी कड़ी है, जितना भी हो उतना कम है, जीवन की हर राह दिखाए। शुरू से पूछती हूँ। जितना बांटो बढ़ता जाए, कोई इसे चुरा ना पाए। जितना भी हो उतना कम है, जीवन की हर राह दिखाए। मैं समझ गया बहन जी, टॉर्च। अच्छा दीपू, टॉर्च बांटने से बढ़ जाएगी और कोई चोर टॉर्च नहीं चुरा सकता। मैं समझ गई बहन जी। हाँ, बताओ मीना। ज्ञान। बिल्कुल सही जवाब। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। उसे हमसे कोई भी चुरा या छीन नहीं सकता और ज्ञान ही हमें जीवन की हर राह दिखाता है। शाबाश मीना। तो मजा आया ना बच्चों? जी बहन जी, बड़ा मजा आया। आप सबको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव। और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पीओ बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता भिन्ना हो, पहाड़े या हो गिन्ना, कैसे भी हो कठिन सवाल, मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। बच्चों, अभी हमने सुनी कहानी मीना की और देखा जाए तो कितनी अच्छी शिक्षा दी इसने कि सबसे बड़ा इंसान वही है जो सबकी मदद करता है। तो चलिए अब हम बढ़ चलते हैं अपने कार्यक्रम में कक्षा 7 के विषय हिंदी वसंत द्वितीय के पाठ 2 को सुनने के लिए, जिसका शीर्षक है दादी माँ। और हमारे अध्यापक हैं प्रवीण श्रीमाली और हमारी समीक्षक हैं अंजना जैन। बच्चों, इस समय आप अपने परिवार के साथ रहकर भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। परिवार में दादा दादी, माता पिता, भाई बहन आदि सदस्य होते हैं और सभी की कार्यशैली भी अलग अलग होती है, जिनसे सीखकर आपके जीवन में परिवर्तन आता है और आप में सामाजिकता के गुण भी विकसित होते हैं। इन सभी सदस्यों में से एक सदस्य होती है दादी माँ। जी हाँ बच्चों, कौन होती है? दादी माँ सबसे अलग, सबसे प्यारी, सबका ख्याल रखने वाली और घर का नेतृत्व करने वाली सबसे अनुभवी सदस्य। अब दादी माँ को कौन नहीं जानता है? आप सभी के घर में भी दादी माँ होगी। क्यों बच्चों? आप सभी के घर पर दादी माँ है ना? और दादी माँ का स्नेह, प्यार वो भी आपको खूब मिल रहा होगा। इसी क्रम में आपकी पुस्तक वसंत भाग 2 में जो पाठ संख्या 2 है, वो है एक प्यारी सी कहानी दादी माँ। जी हाँ बच्चों, एक कहानी है दादी माँ की, जिसके लेखक है शिव प्रसाद सिंह। लेखक शिव प्रसाद सिंह ने अपनी दादी माँ के साथ बिताए पलों को स्मरण करते हुए बहुत ही सुंदर शब्दों में चित्रात्मक ढंग से अपनी दादी माँ के जीवन चरित्र को कथात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। शिव प्रसाद सिंह जो है अपनी दादी माँ के बारे में लिख रहे हैं। एक कथात्मक शैली में उन्होंने
ये समझ लीजिए कि संस्मरण है, खुद के कुछ पलों को याद किया है कि दादी माँ के साथ किस प्रकार से पल बिताए थे। उन्हीं पलों को एक कथात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। अब तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको लेखक से परिचित कराता हूँ कि लेखक जो है वो कौन थे, कहाँ उनका जन्म हुआ था और उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी। तो बच्चों, लेखक श्री शिव प्रसाद सिंह का जन्म 19 अगस्त 1928 को बनारस के जलालपुर गांव में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ है? जलालपुर गांव, जो कि बनारस में आता है। ये विद्वान साहित्यकार थे जिनकी बौद्धिकता, तार्किकता और विलक्षण प्रतिभा संपन्नता ने प्रारंभ से ही हिंदी साहित्य को आंदोलित किया। मतलब इन्होंने हर प्रकार की विधाएं लिखी और इतनी अच्छी विधाएं लिखी कि हिंदी साहित्य इनसे काफ़ी प्रभावित हुआ है। आपने उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना आदि लगभग सभी गद्य विधाओं में रचनाएं की है। इनकी रचनाएं जो है, जैसे नीला चांद, धतूरे का फूल, कोहरे में युद्ध, मुर्दा सराय आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। 1990 में आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। 28 सितंबर 2008 को आपका निधन हो गया। तो प्यारे बच्चों, ये था लेखक परिचय। किसका परिचय? श्री शिव प्रसाद सिंह का, जिन्होंने ये कहानी लिखी है अपनी दादी माँ पर। अब बढ़ते हैं पाठ की ओर और शुरू करते हैं कहानी दादी माँ। जी हाँ बच्चों, अब शुरू करते हैं दादी माँ। सभी अब रेडियो के पास आ जाइए और ध्यान से सुनना है। बच्चों, पाठ को तो ध्यान से सुनना ही है और साथ ही में आप लोगों को क्या करना है कि अपनी कॉपी में कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो आते हैं, कठिन शब्दार्थ, उन्हें भी लिखते रहना है। मैं आपको शब्द के अर्थ बताता रहूंगा तो आप अपने कॉपी में लिखिएगा। अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता। किसका मन बच्चों? लेखक का मन। लेखक खुद के लिए बोल रहे हैं कि उनका मन कभी कभी अनमना हो जाता है। यहाँ लेखक स्वयं अपनी दादी माँ और स्वयं अपने लिए लिख रहे हैं। तो शुरुआत उन्होंने खुद से की है। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ, शीतल किसी धुंधली छाया नाच उठती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए। यहाँ एक शब्द आया है क्वार। क्वार एक महीना है जिसमें न अधिक गर्मी रहती है और न अधिक ठंड रहती है। मतलब न गर्मी न सर्दी, ऐसा एक महीना है, उसके बारे में बताया गया है। लेखक ने अपने स्थानीय भाषा के शब्दों का प्रयोग भी काफ़ी किया है, जिनको मैं आपसे परिचित करवाता रहूँगा। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोल ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, गेहूं और बन प्याज की जड़ें और नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। यहाँ सिवान शब्द आया है जिसका मतलब होता है नाला। तो नाले में जो घास बहकर आती है अलग अलग प्रकार की, और वो सूरज की गर्मी पड़ती है तो वो घास सड़ जाती है, तो उसकी जो एक अजीब गंध आती है उसके बारे में लेखक बता रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर जाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले तो चिंता नहीं, अगन में चिवड़ा और गुड़ न मिले तो दुख की बात नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले तो भी अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था। 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया।
कौन बीमार हो गया है बच्चों? लेखक। यहाँ लेखक जो है उस गंदे जल में नहाया है तो बीमार हो गया है। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू पानी और साबु। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया। रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारेहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर सद्यह टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए। किस लिए छुए? क्योंकि लेखक को बुखार आ रहा था, तो दादी ने आते ही उसके सर को छुआ, पेट को छुआ। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। मतलब अपने पोते की इतनी सेवा की है। दालचीनी का लेप करना, हाथ पैर पर कपड़े से सहलाना और बार बार छू छू कर ज्वर का अनुमान लगाना। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल में छोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ को गवई घाव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना और पेट छूना। मतलब दादी माँ अपने अनुभव के आधार पर बहुत सारी दवाइयों का ज्ञान था और लोगों की जो बीमारी थी उनका इलाज कर लेती थी। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलदार गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे भी अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनेन मिक्सर की शीशी की तीताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। मतलब जो पहले बुखार आता था वो लेखक को अच्छा लगता है। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। कार परोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला। जानने को यूं सभी जानते हैं कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। अब दादी माँ किशन भैया की शादी की बात चल रही है। किशन भैया जो है शादी कर रहे हैं, तो दादी माँ का उस शादी में महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है। महिलाएं कहती है कि दादी माँ काम कुछ नहीं करती, लेकिन अगर दादी माँ किसी काम में उपस्थित नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति जो है वो हर किसी को खलती थी, क्योंकि वो उनके अनुभव से सारा कार्य बहुत आसानी से कर लेती थी। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा धन्नो, रुपए मर सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाग रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खाती दूसरी फसल कटेगी। रामी को थोड़ा उदासीन सा चेहरा लेकर रामी बोली, दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है,
आप न दया करेगी तो उस बिचारी का निस्तार कैसे होगा? हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी। चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो भलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है बेटा? धन्नो चाची तो उसने विह्वल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया। ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा, देवता। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या? मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। तो इस प्रकार से दादी माँ ने बाहर से भले ही कठोरता दिखाई, लेकिन अंदर से नरमी दिखाते हुए रामी चाची के सारे पैसे माफ कर दिए और ऊपर से पैसे भी दिए कि बेटी की शादी धूमधाम से करना। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती है। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती है। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा? लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। किसको आ रही थी? लेखक को। क्या देखकर आ रही थी? कि विवाह के समय जो महिलाएं अभिनय करती है उसको देखकर लेखक को बड़ी हंसी आ रही थी। वो वहाँ पास में सोए, चादर ओढ़कर सोए हुए थे और देख रहे थे महिलाओं का जो अभिनय चल रहा था। वह सोचा कहीं जोर से हंस दूं तो भेद खुल जाए तो बाहर निकाल दिया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भांडा फोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्यों लगती है? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली, कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। तो रात को जो कार्यक्रम चल रहा था, महिलाओं द्वारा अभिनय किया जाता था, तो उसमें लेखक को पकड़ लिया था। तो उसी प्रसंग को यहाँ दर्शाया गया है। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वह बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे बेचकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकर मुत्ते की तरह बनने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। माघ के दिन थे, कड़के का झाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है पूछ, तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना नहीं खाया ना? चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा,
मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती हुई रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर किशन बैठे और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा भी क्या है बाबू, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी है। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं अभी भी हूँ। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने उसे पहना नहीं, उसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह अपने वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते हैं। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया। पास के खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा था। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो गई। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ रहा था, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो बच्चों, इस प्रकार से दादी माँ का निधन हो गया। बच्चों, अभी हमने सुना कक्षा 7 का विषय हिंदी वसंत द्वितीय का पाठ 2 दादी माँ। हमारे अध्यापक रहे प्रवीण श्रीमाली और हमारे समीक्षक रही अंजना जैन। तो आप भी इस पाठ को सुन के अपनी दादी को याद कर रहे थे ना? दादी की बहुत सी यादें हम सभी के साथ जुड़ी हुई हैं। तो चलिए इन यादों के साथ अब बढ़ चलते हैं हम अपने अंतिम पड़ाव पर और सुन लेते हैं कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान का भूगोल पाठ 1 संसाधन और विकास। हमारी अध्यापिका हैं सीता मोंगिया और हमारे समीक्षक हैं अनुराग मेड़तवाल। प्यारे बच्चों, हमारे दैनिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम बहुत सी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। उन सभी वस्तुओं के बिना हम हमारे जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप दैनिक जीवन की उन समस्त वस्तुओं की सूची बनाइए जिनका उपयोग आप स्वयं करते हैं। उन वस्तुओं में से कुछ नाम हैं फल, सब्जियां, कपड़े, किताबें, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, साइकिल इत्यादि। ये सभी और इनके अतिरिक्त भी आप बहुत सी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। आपकी तरह ही समस्त मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं का उपयोग करते हैं। जो वस्तुएं या पदार्थ मनुष्य के लिए किसी भी प्रकार या रूप में काम आती है और मनुष्य उनका उपयोग करता है, उन समस्त वस्तुओं को क्या कहते हैं बच्चों? क्या आप बता सकते हैं? हाँ जी, आप सही सोच रहे हैं। वे समस्त पदार्थ जिनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। आइए, आज के अध्याय में हम संसाधनों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज के अध्याय का शीर्षक है संसाधन एवं विकास। बच्चों, किसी पदार्थ या वस्तु को हम संसाधन कब कह सकते हैं? क्या समस्त संसाधनों का उपयोग उनके प्राकृतिक रूप में किया जा सकता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आइए जानने की कोशिश करते हैं। कोई भी पदार्थ तब तक संसाधन नहीं कहलाता जब तक वह मानव के लिए उपयोगी ना हो। जैसे पेड़ की लकड़ी तब तक संसाधन नहीं है जब तक वह उपयोगी नहीं है। इसको मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार ईंधन व फर्नीचर इत्यादि के रूप में उपयोग में लेता है, तो उपयोगी होने से वह संसाधन बन गई। संसाधन शब्द का अंग्रेजी पर्याय रिसोर्स 2 शब्दों से मिलकर बना है, री और सोर्स। री का अर्थ लंबे समय से है और सोर्स का अर्थ होता है साधन। इस प्रकार जिन पर दीर्घ अवधि तक मानव समाज निर्भर रहता है, वो साधन सभी संसाधन कहलाते हैं। या सरल शब्दों में हम कहें कि संसाधन लंबे समय के लिए मनुष्य के लिए काम आने वाले साधन हैं। संसाधनों के बारे में विश्व में कई भूगोलवेताओं ने शोध किया है, लेकिन प्रसिद्ध भूगोलवेता मैकनॉल के अनुसार प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो कि प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं तथा मानव के लिए उपयोगी होते हैं। भूगोलवेता जेम्स फिशर ने भी कहा है कि संसाधन वह कोई वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करती है। इस प्रकार संसाधन वे समस्त वस्तुएं हैं जो मानव के लिए उपयोगी हैं। मानव प्राकृतिक संसाधनों को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करके उपयोग में लेता है। उदाहरण के लिए लौह धातु से मानव सुई, सरिया, लोहे के चद्दर, लोहे के डिब्बे, पेटी इत्यादि बनाकर उपयोग में लेता है। बच्चों, मानव उपयोग में प्रयुक्त होने वाले तत्व जैसे भूमि, मिट्टी, वनस्पति, जल, खनिज आदि सभी को संसाधन कहा जा सकता है। मनुष्य की शारीरिक और बौद्धिक क्षमता
अभिरुचि, ज्ञान, आर्थिक उन्नति आदि भी स्वयं में संसाधन माने गए हैं। इस प्रकार से संसाधन में हम 3 बातों को शामिल कर सकते हैं। पहला, संसाधन जिस पर मनुष्य आश्रित या निर्भर हो। दूसरा, जिससे मनुष्य की आवश्यकता या इच्छा की पूर्ति हो। तीसरा, मानव के अवसर का लाभ उठाने की शारीरिक और बौद्धिक क्षमता, जिससे संसाधन को आवश्यकता अनुसार ढाला जा सके। साधारण शब्दों में हम कहें कि संसाधन बनने के लिए वस्तु में 2 गुण होने चाहिए। पहला, उपयोगिता, और दूसरा, कार्य करने की योग्यता। वस्तु उपयोगी है तो वह संसाधन बन सकती है। इस प्रकार प्रकृति, मानव और संस्था के तीनों के पारस्परिक क्रियाओं के द्वारा ही संसाधनों का निर्माण होता है। इसे हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसे भूमि पर कृषि की जाती है, मकान व औद्योगिक इमारतें बनाई जाती हैं, परिवहन के लिए रेल मार्ग, सड़क मार्ग बनाए जाते हैं, व्यापार आदि के लिए गोदाम व कार्यालय बनाए जाते हैं। अतः भूमि एक संसाधन है। बच्चों, क्या संसाधन एक से होते हैं या हम उन्हें वर्गीकृत कर सकते हैं? वर्गीकृत करने के लिए हमें उन्हें किन आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, आइए जानते हैं। संसाधनों को हम मुख्य रूप से 4 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है समाप्यता के आधार पर, तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, चौथा है विकास के स्तर के आधार पर। आइए सबसे पहले हम जानेंगे उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के बारे में। इस श्रेणी में 2 प्रकार के संसाधन शामिल होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन वे समस्त संसाधन होते हैं जिनमें जीवन होता है या तो जीवित अवस्था में होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य आदि। दूसरे वे संसाधन जो कि प्रकृति से हमें निर्जीव अवस्था में मिलते हैं, जैसे वायु, मिट्टी, भूमि, खनिज आदि। अर्थात जो जीवित हैं वे सभी जैव संसाधन कहलाएंगे, एवं जिनमें जीवन नहीं है वे सभी संसाधन अजैव संसाधन कहलाएंगे। दूसरा वर्गीकरण है समाप्यता के आधार पर। हम इन्हें 2 भागों से बांट सकते हैं। पहले, नवीकरण योग्य संसाधन, जैसा कि शाब्दिक अर्थ में प्रकट हो रहा है, नव करने योग्य, जिनको नया किया जा सकता है, जिन संसाधनों का उपयोग हम एक से अधिक बार कर सकते हैं। क्या आप ऐसे कुछ उदाहरण दे सकते हैं जो नवीकरण योग्य संसाधनों के हैं? बिल्कुल सही सोच रहे हैं बच्चों आप। पेड़ पौधे, पवन, जल, सौर ऊर्जा, वन्य जीव, यह उपयोग लेने के बाद इन्हें हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। दूसरे संसाधन हैं अनवीकरण योग्य संसाधन। वे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद हम उनको पुनः उपयोग नहीं कर सकते, अर्थात जिनका उपयोग एक बार करने के बाद जो खत्म हो जाते हैं, जिन संसाधनों का लंबे अंतराल के बाद ही हमें प्राप्ति हो सकती है, तभी हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, डीजल, केरोसिन और कुछ खनिज जिन्हें हम उपयोग करने के बाद पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तीसरे संसाधन है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर 2 श्रेणियां हैं, व्यक्तिगत संसाधन और सामुदायिक संसाधन। जिन संसाधनों पर मालिकाना हक किसी व्यक्ति का स्वयं का होता है, जैसे मकान, खेत, प्लॉट, बगीचा, फार्म हाउस, चारागाह आदि, जो व्यक्ति विशेष के अधिकार में होते हैं, उन्हें हम स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधनों की श्रेणी में रखते हैं। दूसरे हैं सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन वे संसाधन जो कि सभी व्यक्तियों के लिए होते हैं। गांव में जैसे तालाब, शमशान, शहरी क्षेत्रों में जैसे पार्क, गार्डन, खेल मैदान आदि, जिनका उपयोग वहां रहने वाले सभी व्यक्ति करते हैं, सामुदायिक संसाधनों की श्रेणी में आते हैं। तीसरे संसाधन है राष्ट्रीय संसाधन। किसी देश या राष्ट्र में पाए जाने वाले समस्त संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। इसीलिए उन समस्त संसाधनों पर उस देश की सरकार का कानूनी अधिकार होता है। राष्ट्र हित में देश के समस्त संसाधनों को आवश्यकता पड़ने पर अधिकृत किया जा सकता है। देश के सारे खनिज पदार्थ, जल, वन्य जीव जंतु, वन, राजनीतिक सीमाओं की भूमि और मिट्टी समस्त राष्ट्रीय संसाधन है बच्चों। चौथा वर्गीकरण है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। तट रेखा से 200 मील की दूरी के बाद खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है, लेकिन विश्व के देशों की सहमति के साथ इन संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। अब बात करते हैं संसाधनों के चौथे वर्गीकरण पर, जो विकास के स्तर के आधार पर है। इन्हें 4 भागों में बांटा गया है: संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष। पहला, संभावित संसाधन वे संसाधन जो किसी देश के पास होते तो हैं
पर वर्तमान में इनका उपयोग नहीं किया गया है। परंतु प्रौद्योगिकी के और अधिक उपयोग से इन संसाधनों के उपयोग की संभावनाएं बढ़ाई जा सकती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान व गुजरात में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावनाएं हैं, परंतु इनका उपयोग पूर्ण रूप से अभी नहीं हो पाया है। दूसरा, विकसित संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा भी निर्धारित की जा चुकी है। इनका उपयोग प्रौद्योगिकी विकास पर निर्भर करता है। तीसरा है भंडार। भंडार प्रकृति या पर्यावरण में अभी भी ऐसे कई पदार्थ हैं जो संसाधनों के रूप में मानव के लिए उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन अभी उपयुक्त प्रौद्योगिकी या तकनीकी ज्ञान के अभाव में इनका उपयोग मानव के लिए अभी नहीं हो पाया है। लेकिन तकनीकी ज्ञान की सहायता से इन्हें और अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। बच्चों, चौथा है संचित कोष। यह भंडार का ही एक भाग है जिसे उपलब्ध तकनीकी ज्ञान का प्रयोग कर उपयोग में लाया जा सकता है। इनका उपयोग अभी अभी शुरू हो पाया है। भविष्य में इनके और अधिक उपयोगी बनने की संभावनाएं बनती हैं। बच्चों, अभी आपने संसाधन का अर्थ और उसका वर्गीकरण समझा। अब हम संसाधनों के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके साथ ही संसाधनों के विकास को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। संसाधनों और विकास का गहरा संबंध है। सबसे पहले हम विकास को समझ लेते हैं। विकास का अर्थ होता है सकारात्मक वृद्धि। किसी देश के विकास को हम निम्न आधारों पर माप सकते हैं। उस देश का विकास हो रहा है या नहीं, जैसे प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिक और कृषि उत्पादन, उच्च कोटि का परिवहन, उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी, स्वच्छ पेयजल, पोषण युक्त भोजन, आधुनिक चिकित्सा एवं शिक्षा इत्यादि। किसी देश के संपूर्ण विकास के लिए यह अति आवश्यक है कि उस देश में उपलब्ध संसाधनों का सही ढंग से उपयोग हो एवं उसके लिए तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता रहती है। इसीलिए किसी भी देश के संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन कर राष्ट्रीय संपत्ति में वृद्धि करके जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाया जा सकता है। बच्चों, संसाधन प्रकृति की अनमोल देन है, लेकिन वर्तमान में संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग मानव अपने लिए किए जा रहा है। इसके कारण बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। कुछ लोगों के स्वार्थ के कारण संसाधनों का ह्रास होता जा रहा है। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के पास आ जाने के कारण समाज दो भागों में विभक्त हो गया है, संसाधन संपन्न और संसाधन विहीन में। संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ गया है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत पर का ह्रास जैसी विश्व स्तरीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और जिसके दुष्प्रभाव हमें देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए बच्चों, यह जरूरी है कि हम संसाधनों के सदुपयोग के बारे में विचार करें। संसाधनों का उपयोग हम इस प्रकार से करें कि किसी भी तरीके से पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। आइए, संसाधनों को किस प्रकार से हम उपयोग करें ताकि विकास भी होता रहे और संसाधनों का अत्यधिक दोहन भी ना हो। क्या आप सतत पोषणीय विकास के बारे में जानते हैं? नहीं? चलिए समझने का प्रयास करते हैं। सतत पोषणीय विकास का अर्थ होता है संसाधनों का उपयोग करते हुए लेकिन मितव्ययता के साथ उपयोग करना है और साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधनों को बचा कर रखना है। इसी विचार को हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि विश्व में अनवीकरणीय संसाधन जैसे कि पेट्रोल, कोयला, डीजल आदि के भंडार सीमित मात्रा में हैं और इनके विकास या बनने की प्रक्रिया लंबे भूवैज्ञानिक काल पर आधारित होती है। इसीलिए वर्तमान में इनके अत्यधिक दोहन के कारण यह धीरे धीरे समाप्त होने की ओर बढ़ रहे हैं। अतः इन सभी संसाधनों का उपयोग मितव्ययता के साथ करके आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमें बचाकर रखना है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो भविष्य में आने वाली पीढ़ियां इन संसाधनों के बारे में हो सकता है केवल कहानियों में पढ़ेगी या किसी संग्रहालय में अवशेष के रूप में देखने के लिए जाएगी, जिस प्रकार से हम आज करोड़ों वर्ष पूर्व रहे डायनासोर के अवशेष को देखने के लिए जाते हैं। इसीलिए यह आवश्यक है हम संसाधनों का उपयोग तो करें, परंतु हम उन्हें हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा कर रखें। यही सतत पोषणीय विकास की सोच है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम सतत पोषणीय विकास किस प्रकार से कर सकते हैं। सतत पोषणीय विकास की विचारधारा को बनाए रखने के लिए हमें नियोजन की आवश्यकता होगी। क्या आप बता सकते हैं बच्चों, नियोजन या प्लानिंग किसे कहते हैं? आपने कभी कोई योजना बनाई है? जी हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल बनाई है। कभी आपने बाजार जाने के लिए कुछ सोचा होगा, जैसे बाजार किसके साथ जाना है, बाजार कब जाएंगे, बाजार जाने का साधन क्या होगा, क्या क्या लाना है, उसकी सूची बनाई होगी। खरीदने के लिए कुल कितने रुपए लगेंगे उसका हिसाब लगाया होगा।
तो बच्चों, ये सभी कार्य आपने पहले से निश्चित करके योजना बनाकर किए होंगे। अभी आप क्योंकि बोर्ड कक्षा के विद्यार्थी हैं, अतः आप अपने अध्ययन करने के समय की योजना बना रहे होंगे या बना ली होगी, ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाएं। इसके लिए कब उठना है, कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे सोना है, खेलने का क्या समय रहेगा, यह निश्चित कर लिया होगा। अगर आप प्रति दिवस ऐसा कोई चार्ट बनाते हैं तो यह आपके अध्ययन की सफल योजना है। तो बच्चों, इस प्रकार संसाधनों को सही उपयोग करने एवं विदोहन को रोकने के लिए हमें बड़े स्तर पर संसाधन योजना या प्लानिंग की आवश्यकता होगी। ऐसी योजना को हम नियोजन कह सकते हैं। शाब्दिक अर्थों में नियोजन का अर्थ होता है किसी भी कार्य को चरणबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना, ताकि कार्य करने के उद्देश्य में सफलता मिल सके। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। देश के विकास की योजनाएं एवं उनके क्रियान्वयन के लिए नियोजन में समग्र दृष्टिकोण रखना आवश्यक है। आइए अब बात करते हैं संसाधन संरक्षण की। वर्तमान में संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों है बच्चों? पहले जानते हैं संसाधन संरक्षण का अर्थ। बच्चों, संसाधन संरक्षण का अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि हम संसाधनों का उपयोग बिल्कुल नहीं करें या उनका उपयोग हम कंजूसी से करें। संसाधनों के संरक्षण का अर्थ उनके विवेकपूर्ण एवं विनाश रहित उपयोग से है। जिन संसाधनों की उपलब्धता व उत्पादन कम है, उनका उपयोग अति आवश्यक कार्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सभी संसाधनों का मितव्ययतापूर्ण, विवेकपूर्ण, विनाश रहित उपयोग, वहां की जनसंख्या और उसकी आवश्यकताओं को लंबे समय तक पूर्ण करना ही संसाधन संरक्षण है। वर्तमान में संसाधन संरक्षण करना एक समस्या की तरह उभर रहा है, क्योंकि तेजी से विकास करने की होड़ और प्रतिस्पर्धा की लालसा में मानव संसाधनों का आवश्यकता से कहीं ज्यादा शोषण करने लग गया है और अनवीकरण की गति मंद होने से निकट भविष्य में उनके समाप्ति की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। ऐसी स्थिति में हमारे आने वाली पीढ़ियां संसाधनों के अभाव में विकास किस प्रकार से कर पाएगी, यह गहनता से विचारणीय विषय है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप पेट्रोल और डीजल या अन्य आवश्यक संसाधनों के बिना अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार से करेंगे? सोचिए। महात्मा गांधी जी ने संसाधन संरक्षण पर अपनी चिंता जताते हुए कहा था कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। इस प्रकार बच्चों, संसाधन का संरक्षण हमारी नितांत आवश्यकता बन गया है। निरंतर बढ़ती जनसंख्या के कारण उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ती जा रही हैं। इसी का कारण संसाधनों का विदोहन अत्यधिक हो रहा है। साथ ही वैज्ञानिक ज्ञान के द्रुत गति से विकास और प्रसार के कारण नई नई तकनीकी के माध्यम से संसाधनों के विकास और प्रसार की गति बहुत तेजी से बढ़ी है, जिसके कारण संसाधन संरक्षण अत्यधिक प्रभावित हुआ है। पश्चिमी उपभोगवादी संस्कृति अर्थात भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न जीवन जीने की संस्कृति, जिसके कारण प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को और अधिक दोहन करने की लालसा को भी बल मिला है। यही कारण है कि हम संसाधनों का संरक्षण नियोजित ढंग से कर पाने में अभी भी पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए हैं। संसाधनों के भंडार लगातार कम होते जा रहे हैं। मानव के सामने प्रश्न खड़ा हो गया है कि सीमित संसाधनों का किस प्रकार से उपयोग किया जाए, जिससे लंबे समय के लिए उनकी उपलब्धता बनी रहे। संसाधन संरक्षण की आवश्यकता समस्त मानव समाज के लिए हितकारी है। यही कारण है कि संसाधनों के उपयोग के लिए हम उनका संरक्षण व नियोजन करें। केवल विकास के लिए हम बिना संसाधनों का उपयोग करें, यह जरूरी नहीं है। हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन बचाए रखना हमारा कर्तव्य है। संसाधनों का उपयोग भी आवश्यक है। अतः संसाधनों को बचाकर उनका लंबे समय तक उपयोग करने के लिए संसाधन संरक्षण जरूरी है। संसाधन संरक्षण के लिए आप और हम भी छोटे छोटे प्रयास कर सकते हैं। जैसे अपने जन्मदिवस पर आप एक पौधा लगा सकते हैं, या किसी प्रियजन या मित्र के जन्मदिवस पर आप स्वयं उपहार के रूप में एक पौधा दे सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर निकल रहे हैं, चाहे आपके विद्यालय हो चाहे आपका घर, वहाँ के बिजली पंखे अवश्य बंद करें। पानी का उपयोग उतना ही करें जितना कि हमें आवश्यकता है। नल से पानी बहता कहीं भी नजर आए तो अवश्य बंद करें। ऐसे ही छोटे छोटे प्रयास हैं जिनके द्वारा हम संसाधनों का सदुपयोग कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के अध्याय में हमने सीखने की कोशिश की संसाधन एवं विकास का अर्थ, संसाधनों का वर्गीकरण जिसमें हमने 4 वर्गीकरण समझे, सतत पोषणीय विकास की आवश्यकता और विस्तार।
संसाधन नियोजन का अर्थ एवं संसाधन नियोजन की आवश्यकता को हमने पढ़ा। साथ ही संसाधन संरक्षण की आवश्यकता एवं उपाय भी हमने समझे। आशा करती हूँ आपको अध्याय का यह भाग समझ आ गया होगा। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण अध्याय है जिसमें से बहुत से संभावित प्रश्न बनते हैं जिन्हें आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित ही अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। कुछ अभ्यास प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ जो आप अपने विषय अध्यापक की सहायता से पूर्ण करें। प्रश्न 1, संसाधन किसे कहते हैं? प्रश्न 2, संसाधन का वर्गीकरण कीजिए। प्रश्न 3, सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? प्रश्न 4, सतत संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? बच्चों, अभी आपने सुना कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान का भूगोल पाठ 1 संसाधन और विकास। हमारी अध्यापिका रही सीता मोंगिया और हमारे समीक्षक रहे अनुराग मेड़तवाल। उम्मीद है आज जो कुछ भी आपने पढ़ा उसमें से यदि कोई प्रश्न आपके परीक्षा में आता है तो आप उसका बहुत अच्छा उत्तर देंगे ना? तो बच्चों, ये था कार्यक्रम शिक्षा वाणी। अगले कार्यक्रम तक निधि को दीजिए अनुमति। जय हिंद साथियों। अरे लाला जी, कल ही तो आपकी दुकान में सामान आते हुए देखा है मैंने, और अभी आप कह रहे हैं कि सामान है ही नहीं। ऐसे कैसे? अरे बहन जी, कितनी बार बताऊं, सारा सामान कल ही खत्म हो गया है। डिमांड ही इतनी है। सब समझ रही हूँ, सामान की किल्लत बताकर दाम बढ़ाने